Hello, my dear students. Uh, Political Science, Class 12th, Chapter 4, Alternative Centers of Power. हाँ, न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, इस तरीके से इसका नाम हो गया है अब चेंज होकर। तो सबसे पहले उसमें यूरोपियन यूनियन के बारे में जान लेते हैं। यूरोपियन यूनियन सबसे पहला पॉइंट है हमारा। आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड में जाते जाते देयर वॉज अ डिलेमा अमंग मैनी यूरोपियन लीडर्स। बहुत सारे यूरोपियन लीडर्स के बीच में एक डिलेमा हुआ ओवर द स्टेट्स ऑफ यूरोप को लेकर। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर shattered the structure on which the European states had based their relations। कैसा स्ट्रक्चर बना? वैसा स्ट्रक्चर जो यूरोपियन स्टेट्स हैड बेस्ड देयर रिलेशंस, जिनका रिलेशन यूरोपियन स्टेट्स को लेकर बेस था, वैसा बनाकर तैयार किया गया। ओके स्टूडेंट्स, तो जो हमारा कोल्ड एरा है ना, उसकी बात है कि उस पूरे कोल्ड एरा के अंदर एडेड द इंटीग्रेशन ऑफ यूरोप। इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो भी हमें देखने को मिलती हैं। तो हम जब कोल्ड समय की, कोल्ड एरा की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि ऐसे समय में बहुत सारे यूरोप का जो समय तैयार किया गया, जैसा भी हुआ वो सारा समय जो है ना, हमें ये देखने को मिलता है कि किस तरीके से इंटीग्रेशन जो है ना उस यूरोप का 1945 के बाद हुआ। यूरोपियन की जो इकोनॉमी है वो रिवाइव्ड की गई थी एक्सटेंसिव फाइनेंशियल सपोर्ट बाय यूएसए अंडर द मार्शल प्लान। तो यूएसए ने कौन सा प्लान चलाया था? मार्शल प्लान। उसके अंतर्गत उन्होंने एक्सटेंसिव फाइनेंशियल सपोर्ट के द्वारा, उसके द्वारा रिवाइव्ड किया किसको? यूरोपियन इकोनॉमी को। तो इस तरीके से इकोनॉमी जो है ना तैयार होती है। तो कोल्ड वॉर 1945 के बाद हुआ, उसी में उसमें देखने को मिलता है हमें ऐसा। द ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, जो कॉरपोरेशन है ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन यूनियन का, जिसको OECD का नाम दिया जाता है, वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1948। उसकी शुरुआत कब हुई? 1948 के अंदर। तो टू चैनल एड टू द वेस्ट यूरोपियन स्टेट्स। तो ये एक टाइप का वेस्ट यूरोपियन स्टेट्स को लेकर तैयार किया गया, एस्टेब्लिशमेंट किया गया उसका OECD का। इस टाइप के स्टेप्स उठाए गए उस समय और नया निर्माण किया गया, एक नए ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया गया। ठीक है, तो ये ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो अलग तरीके के कुछ कार्य करने के लिए बनाया गया, और ख़ास तौर से यूरोपियन जो स्टेट्स थे उसके लिए एक अलग स्टेप उठाया गया था। वो जो था स्टेप, वो फॉरवर्ड किया गया पॉलिटिकल कोऑपरेशन को लेकर। was the establishment of the Council of Europe in 1949। कब? वो कहता है कि पॉलिटिकल कोऑपरेशन हमें देखने को मिलता है was the establishment for the Council of Europe in 1949। जो डिसइंटीग्रेशन है यूएसएसआर का लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन इन 1992। कब? 1992 के अंदर। विच लेड द फाउंडेशन फॉर अ कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी। किस किस चीज़ को देखा जाता है? एक कॉमन फॉरेन पॉलिसी का इस्तेमाल किया गया, फाउंडेशन किया गया, एंड सिक्योरिटी का भी, एक सिक्योरिटी पॉलिसी भी अपनाई गई। तो जो कॉपरेशन है जस्टिस को लेकर, उस पर भी ध्यान दिया गया, एंड क्रिएशन ऑफ अ सिंगल करेंसी। और क्या कर दी गई? एक सिंगल करेंसी का क्रिएशन कर दिया गया। तो ऐसा भी किया गया। तो ये पूरा जो यूरोपियन यूनियन वाला जो पॉइंट है, इसमें 6 मार्क्स का आता है एग्जाम्स में, इम्पोर्टेंट भी है ये, और आप लोग इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो यूरोपियन जो यूनियन है हैज़ इवॉल्व्ड ओवर टाइम, फ्रॉम एन
इकोनॉमिक यूनियन टू एन इंक्रीजिंगली पॉलिटिकल वन। यूरोपियन यूनियन जो है उसे इवॉल्व कर दिया गया और एक इकोनॉमिक यूनियन की शुरुआत की गई, एक पॉलिटिकल वन की शुरुआत की गई, उसे बढ़ावा दिया गया। जो यूरोपियन यूनियन है हैज़ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री इन्फ्लुएंस। यूरोपियन यूनियन पर इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है। यह हमें यही सब देखने को मिलता है। तो इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो जो यूरोपियन यूनियन है वो वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट इकोनॉमी मानी जाती है। कैसी इकोनॉमी है? वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट इकोनॉमी मानी जाती है ना। और इसकी जो जीडीपी है ना वो दूसरे देशों की तुलना में बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा है। कितनी? लगभग $12 ट्रिलियन इन 2005 में। इसकी जो करेंसी है यूरो कैन पॉज अ थ्रेट, वो थ्रेट पैदा करती है किसके लिए? टू द डोमिनेंस ऑफ द यूएस डॉलर के लिए। ऑन द पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक ग्राउंड, अगर पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक ग्राउंड को देखा जाए तो ब्रिटेन एंड फ्रांस, द टू मेंबर्स ऑफ ईयू आर परमानेंट मेंबर्स। वो क्या है? इसके परमानेंट मेंबर हैं ईयू के, ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। इट शेयर्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड इज 3 टाइम्स लार्जर देन दैट ऑफ यूएस। इसका वर्ल्ड ट्रेड जो है ना वो 3 टाइम्स लार्जर है किसकी तुलना में? यूएस की तुलना में। अगर डिफेंस फील्ड की तरफ ध्यान दिया जाए तो जो यूरोपियन यूनियन है वो कंबाइंड उसके जो आर्मर्ड फोर्सेस हैं वो सेकंड लार्जेस्ट हैं। कहां पर? पूरे संसार भर के अंदर सेकंड लार्जेस्ट है। तो अब आप समझ लीजिए कितनी बड़ी फोर्स होगी इनकी, यूरोपियन यूनियन की आर्मर्ड फोर्सेस डिफेंस को लेकर। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस को लेकर है, जिसे आसियान कहा जाता है। एसोसिएशंस ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, आसियान। तो साउथ ईस्ट एशियन देश कौन कौन से हैं? अगर हम देखें बिफोर एंड ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कब कब? या तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले के बारे में देखें, और कब देखें? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय काल के अंदर देखें, उसके भीतर देखें। तो जितने भी साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं उन्हें बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा था। और ये जो सफ़र उन्होंने जो कुछ किया ना, ये सफ़र उनके लिए बहुत ज़्यादा ऐसा था जो कि कॉलोनिज्म को लेकर था। और यही कॉलोनियलिज्म का मतलब कि दूसरों का हम पर अधिकार होना। तो ये अधिकार हमें देखने को मिलता है कहीं ना कहीं बोथ तरीके से, ब्रिटेन का और यूरोपियन का था हम पर, और किसका था? जापानीज का था हम पर। तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं ऑफ नेशन बिल्डिंग, रेवेजेस को लेकर, पॉवर्टी को लेकर, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को लेकर। ये सभी चीज़ें पिछड़ी हुई हैं, गरीबी बहुत ज़्यादा है, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस देखने को मिलती है, एंड प्रेशर टू अलाइन विद एनी ऑफ द टू सुपर पावर। और क्या प्रेशर था हम पर कि जो भी दो सुपर पावर हैं उनमें किस तरफ जाया जाए, यूएसएसआर की तरफ जाया जाए या यूएस की तरफ जाए। ये भी प्रेशर था हम सब पर। तो इन सब प्रेशर को भी सभी देशों ने झेला है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद या उस समय आजाद हुए। साउथ ईस्ट जो एशियन कंट्रीज हैं उन्होंने एस्टेब्लिश किया आसियान को। किसको एस्टेब्लिश किया? आसियान को। कब? इन 1967 में। तो इसकी उन्होंने शुरुआत की और शुरुआत करने के बाद उन्होंने
साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ का एक बड़ा संस्था तैयार की एज एन अल्टरनेटिव टू बैंडंग कॉन्फ्रेंसेस एंड नॉन अलाइंड मूवमेंट। गुट निरपेक्ष जो आंदोलन था उससे हटकर उसका अल्टरनेटिव बनाया उन्होंने। ऑन द आसियान लोगों, अगर हम आसियान के लोगों के बारे में बात करें तो उसमें हमें पैडी जो राइस होता है उसकी 10 स्टॉक्स देखने को मिलती हैं। कितनी स्टॉक्स हैं? 10 स्टॉक्स रिप्रेजेंटिंग द 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। वो किसे रिप्रेजेंट करती हैं? वो रिप्रेजेंट करती हैं साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को। वो सभी बाउंड हैं, एक दूसरे से बंधी हुई हैं, टुगेदर बंधी हुई हैं इन फ्रेंडशिप, किसमें? दोस्तों के रूप में, एंड सॉलिडेरिटी के रूप में। इसमें जो एक सर्कल बना हुआ है वो सर्कल जो है ना सिंबलाइज करता है, क्या सिंबलाइज करता है सर्कल? सर्कल सिंबलाइज करता है यूनिटी को। किसकी यूनिटी को? आसियान की यूनिटी को। तो आसियान कैसे बंधा हुआ है? इस यूनिटी का है सिंबल सर्कल। यहाँ 5 मेंबर्स हैं, फाउंडिंग जो कंट्रीज हैं: इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। तो इन्होंने इसकी शुरुआत की। ये स्टेबिलिटी को, कल्चरल डेवलपमेंट को और बहुत सारी चीज़ों पर पूरा ध्यान देते हैं। आने वाले समय में, ओवर द ईयर्स, आने वाले जो साल थे, ब्रुनई, दारुसलाम, वियतनाम, लाओ पीडीआर, म्यांमार और कंबोडिया ने ज्वाइन हुए बाद में एशियान के अंदर, और उन्होंने इसे और ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रदान कर दी इन 10 देशों को। टोटल 65 करोड़ टोटल पॉपुलेशन है इन सभी क्षेत्रों की, अगर देखा जाए तो ये पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में है। इन देशों ने मिलकर अब इसे आगे बढ़ा दिया है, इसकी पोजीशन को और ज़्यादा अच्छा बना दिया है। ऐसा हमें सारे समय में देखने को मिलता है। तो जो मैंने आपको 6 नंबर का आपको जो क्वेश्चन बताया, यूरोपियन यूनियन, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मस्ट भी है। तो आप सभी लोगों से मेरा ये निवेदन है कि आप उस क्वेश्चन को ज़रूर एक बार करेंगे, और ये 8 नंबर वाले क्वेश्चंस में आपके लिए कहीं ना कहीं आता है। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू एवरीवन।